Of you, welcome in the TSN school. Today we read chapter 6. It is the weavers, iron smelters, and factory owners, and it is the 7th chapter of your book. So we read weavers, iron smelters, and factory owners. इसका मतलब होता है बुनकर और लोहा अयस्क और कारखानों के मालिक। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये हमारी हिस्ट्री का अपनी जो पार्ट 2 है उसका 7th चैप्टर है। दिस चैप्टर टेल अस द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रियल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बाय फोकसिंग ऑन 2 इंडस्ट्रीज नेमली टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम जो इंडिया का जो औद्योगिकरण है वो किस तरीके से हुआ है और विशेषकर टेक्सटाइल में और आयरन स्टील में उसके बारे में पढ़ेंगे। बोथ दिस इंडस्ट्रीज वर करिकुलर फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो दोनों इंडस्ट्री है, एक तो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, कपड़े की है, और एक आयरन एंड स्टील की, लोहा और स्टील की जो इंडस्ट्री है, दोनों जो इंडस्ट्री है उसमें वो उनसे औद्योगिक क्रांति आई थी भारत के अंदर। मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन द foremost industrialization in the 19th century, and when its iron and steel industry started growing from the 1850, Britain came to know as the workshop of the world। कि सबसे पहले जो कॉटन टेक्सटाइल आई थी और उसके बाद 1850 में स्टील वाली इंडस्ट्री आई थी, जिससे कि ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाने लगा। The industrialization of Britain had a close connection with the conquest and the colonization of India। ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था यानी कि औद्योगिकरण था, उसमें उसके कारण से, क्योंकि ब्रिटेन अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता था, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना चाहता था, उसके कारण से वह इंडिया को विजय करना चाहता था और इंडिया के अंदर अपनी बस्तियां या उपनिवेश बसाना चाहता था। यू हैव सीन चैप्टर 2 हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्ट इन ट्रेड लेड टू ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी एंड हाउ द पैटर्न ऑफ द ट्रेड चेंज ओवर द डिकेड्स। तो अब इसमें हमने देखा कि धीरे धीरे किस तरह से यूरोप जो है उसने अपनी बस्तियां जो है भारत में बनाई और किस तरीके से इतने दशकों में बदलाव हुआ। In the late 18th century, the company was buying goods in India and export them to England and Europe। 18वीं जो शताब्दी थी उसमें जो कंपनी थी वो इंडिया से माल लेती थी, तैयार करवाती थी और फिर तैयार माल को यूरोप के मार्केट में बेचती थी। विद द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, British industries began to see India as a vast market for their industrial product, and over time manufactured goods from Britain began flooding India। तो इस तरीके से जो कंपनी है उसने देख लिया था कि भारत में प्रचुर मात्रा में कपड़ा उपलब्ध है या कपड़ा बनाने के साधन उपलब्ध हैं, यानी कि जो कच्चा माल है वो उपलब्ध है। तो इस तरीके से भारत से जो है कच्चा माल लेकर तैयार माल करवा कर वो ब्रिटेन भेजती थी। इस तरह से भारत में तो ब्रिटेन बिगेन फ्लूडिंग इंडिया। तो भारत को जो एक तरीके से भारत में तो बाढ़ सी आ गई। हाउ डज दिस अफेक्ट द इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। तो जो ये ब्रिटेन का लालच था कि वो औद्योगिकरण को बढ़ाएगा और इस औद्योगिकरण के कारण उसने भारत में प्रवेश किया, अपने नए उपनिवेश बसाए, इसका क्या फ़र्क पड़ा इंडिया के ऊपर, इंडिया की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, इंडिया के क्राफ्ट के ऊपर, इन सब चीज़ों का क्या फ़र्क पड़ा उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो इंडस्ट्री पढ़ेंगे वो है इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट, कि भारत का जो टेक्सटाइल है और फिर जो वर्ल्ड मार्केट है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट अस फर्स्ट लुक एट द टेक्सटाइल प्रोडक्शन। सबसे पहले हम टेक्सटाइल प्रोडक्शन पर अपना ध्यान देते हैं। अराउंड 750 बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्यूर्ड बंगाल, इंडिया वॉज बाय फार एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल। जब ब्रिटिश सरकार बंगाल पर अपनी विजय प्राप्त कर चुकी थी, उस समय जो भारत था वो सबसे बड़ा
प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल का, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादक था कॉटन टेक्सटाइल का। सूती कपड़े का भी समझ सकते हैं आप हिंदी में, और इंग्लिश में हम बोलेंगे कॉटन टेक्सटाइल का, सूत काटने का, मतलब सूत जो था उसको उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था इंडिया। इंडियन टेक्सटाइल हैड लॉन्ग बीन रिनोव्ड बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एक्यूसाइड craftsmanship. They were extensively traded in South Asia, Java, Sumatra, and Penang, and West and Central Asia. From the 16th century, European trading companions began buying Indian textile for sale in Europe. Memories of the flourished trade and the craftsmanship of India weavers is preserved in the many words still current in the English and other languages. It is interesting to trace the organic of such words and see what they tell us. मतलब जो धीरे धीरे जो है वो भारत की तरफ जो ब्रिटेन आकर्षित हुआ भारत के टेक्सटाइल को देखने में, और भारत से किस तरह से कपड़ा बनाया जाता है, उसके कौन से रंग चुने जाते हैं, उन सबको सीखने में भी उनको काफ़ी इंटरेस्ट रहा। वर्ड्स टेल अस historians. European traders first encounters fine कॉटन क्लॉथ्स, क्योंकि भारत में सबसे अच्छा जो था वो कॉटन मिलता था, एकदम साफ़ सुथरा एकदम चमकदार कॉटन भारत में मिलता था। तो वो एक उत्तम क्वालिटी का भारत का कॉटन था, तो जिसके लिए जो पड़ोसी जो देश थे वो भारत पे ही आकर्षित रहते थे कॉटन के लिए। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट, और ये जो कंपनी थी, ब्रिटेन की कंपनी थी, उससे पहले भारत का जो व्यापार होता था वो जावा, सुमात्रा और पेनांग से होता था, और वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया से होता था। लेकिन बाद में 16वीं सेंचुरी के बाद भारत में इन्होंने अपने उपनिवेश बसाए और भारत में ये टेक्सटाइल का व्यापार करने लगे। वर्ड टेल अस historians. European traders first encountered the fine cotton cloths from India carried by the Arab merchants in Mosul in present-day Iraq. So they began referring to all the finely woven textile as muslin, a word that acquired wide currency. When the Portuguese first come to the India in search of spices, they landed in Calicut on the Kerala coast in southwest India. The cotton textile which they took back to Europe along with the spices came to be called calico, and the subsequent calico became the general name for the cotton textile. तो यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्स फाइन कॉटन क्लॉथ्स फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय द अरब मर्चेंट्स इन मॉसल्स इन प्रेजेंट डे इराक। मतलब सबसे पहले जो अरब मर्चेंट मॉसल्स के हैं उन्होंने इस कॉटन टेक्सटाइल को अपनाया था इंडिया के। सो दे बिगेन टू रेफरिंग टू ऑल द फाइनली वुवन टेक्सटाइल एज मुस्लिन, इसलिए जितनी भी जो वुवन टेक्सटाइल हैं उनको मुस्लिन के नाम से जाना जाता है। मुस्लिन अ वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी, मुस्लिम जो है वो किसी करेंसी के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। व्हेन द पोर्टुगीज फर्स्ट कैम टू द इंडिया इन सर्च ऑफ स्पाइसेस दे लैंडेड इन कालीकट ऑन द केरला कोस्ट इज साउथ वेस्ट इंडिया। और जब पहली बार पोर्टुगीज जो था भारत में मसालों की खोज में आया था तो वो सबसे पहले कालीकट में गया था जो कि केरला के दक्षिणी भाग में स्थित है। द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक टू यूरोप, और कॉटन टेक्सटाइल है फिर यूरोप ले जाया गया अलॉन्ग विद द स्पाइसेस, मसालों के साथ, कम टू बी कॉल्ड द कैलिको, और उनको फिर कॉलिको के नाम से कहा गया। एंड सब्सटेंसली कैलिको बिकम द जनरल नेम फॉर ऑल द कॉटन टेक्सटाइल। और इस तरीके से जो जितनी भी बाकी सारी कॉटन टेक्सटाइल है उसका नाम कैलिको पड़ गया। देयर आर मैनी, मतलब ये है कि पोर्टुगीज जो है वो मसालों की तलाश में आया था कालीकट में, लेकिन वहाँ से वो मसालों के साथ में जो टेक्सटाइल था वो भी ले गया। तो इसलिए उसके बाद जितनी भी कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब का नाम कैलिको पड़ गया।
There are many other words which point to the popularity of the Indian textile in Western market. In figure 3, you can see the page of an order book at the English East India Company sent to its representatives in Calcutta in 1730. तो और भी कुछ जो टेक्सटाइल है, कॉटन टेक्सटाइल है, उसके और भी कई नाम है जो लिखे गए हैं। उसको कहा है कि आप फिगर 3 में देखिए। और जब कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव 1730 में कलकत्ता आए थे, द ऑर्डर दैट ईयर्स वॉज फॉर 5,89,000 pieces of the cloth. Browsing through the order book, you would have seen a list of 98 varieties of cotton and silk cloths. These were known by their common name in the Europe trade, the piece good, usually woven cloth piece that were 20 yards long and 1 yard wide. तो उस समय जो ऑर्डर दिया गया था उसके बारे में लिखा है कि किस तरीके से ऑर्डर दिया जाता था। इतना ऑर्डर था और इतनी उस समय वेराइटीज़ थी क्लॉथ्स की। फिगर 3 इसमें देखो बताया गया, ये पूरी टेबल दी गई है जिसके अंदर इसको समझाया गया है। इसमें जो अलग अलग जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में भी लिखा गया और ये पूरा लिस्ट ऑफ द गुड्स टू बी, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, टू बी प्रोवाइडेड इन द बे ऑफ बंगाल फॉर दिस गोइंग आउट टू द ईयर 1730। तो ये पूरी लिस्ट दी गई है बे ऑफ बंगाल में जो भी ऑर्डर दिया गया था उसकी। बहुत पुरानी लिस्ट है, उसकी फ़ोटो है, तो उसमें देखिए कि इस तरीके से ऑर्डर दिया जाता था, क्या क्या वेराइटीज़ के ऑर्डर थे। नोटिस हाउ ईच आइटम इन द ऑर्डर बुक वॉज केयरफुली प्राइस इन लंदन। तो देखो प्राइस भी लिखी हुई है कि कौन सा जो टेक्सटाइल वो कितने का था। दिस ऑर्डर्स हैड टू बी प्लेस 2 years in advance because this was the time required to send orders to India, get the specific cloths woven and shipped to Britain। मतलब ये जो है कपड़ा मंगाया गया इंडिया से, इसकी पूरी लिस्ट है कि किस तरीके से कपड़ा मंगाया गया। वंस द क्लॉथ पीस अराइव इन लंदन दे वर पुट अप फॉर ऑक्शन एंड सोल्ड। जब तैयार हो जाता था कपड़ा तो फिर वो ब्रिटेन में भेज दिया जाता था बेचने के लिए। Now look at the name of the different varieties of cloths in book. Amongst the pieces ordered in the blank were printed cotton cloths and called chintz, कोसाज, बंधना। तो कुछ जो कपड़े हैं जिनके विशेषकर ऑर्डर दिए गए थे उसे चेंट, कोसा का बंधना कहा जाता था। डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म चेंट्स कम फ्रॉम। तुम्हें पता है कि ये जो इंग्लिश वर्ड चेंट है वो कहाँ से आया है। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड चेंट। ये जो इंग्लिश वर्ड चेंट जो है वो हिंदी के वर्ड चेंट से आया है। अ क्लॉथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइन, जिस पर छोटे छोटे फूल की डिज़ाइन होती है। ऐसा कपड़ा जिसमें कि छोटे छोटे फूलों के डिज़ाइन होते हैं उसे चेंट कहा जाता है। फ्रॉम द 1680 देयर स्टार्टेड द क्रेज फॉर प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड एंड यूरोप मेनली फॉर देयर एग्जिस्टिंग फ्लोरल डिज़ाइन, फाइन टेक्सचर एंड रिलेटिव चीपनेस। अब जो भारत का जो कपड़ा था वो बहुत ही, एक तो दिखने में भी बहुत सुंदर होता था, उसमें प्रिंट भी बहुत सुंदर होते थे, डिज़ाइन भी बहुत सुंदर होता था और काफ़ी सस्ता भी पड़ता था, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती थी। रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हर सेल्फ वर क्लॉथिंग ऑफ इंडियन फैब्रिक। तो जितने भी इंग्लैंड के जो संपन्न लोग थे, यहाँ तक कि जो वहाँ के राजा रानी होते थे वो भी भारत के द्वारा आया हुआ जो कपड़ा था जिसको कि बहुत फाइन क्वालिटी का होता था, सुंदर प्रिंट का होता था, पहनना पसंद करते थे। सिमिलरली द वर्ड्स बंधना नाउ रेफर्स टू एन ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक ऑफ द हेड। ओरिजिनली द टर्म डिवाइज फ्रॉम द वर्ड। तो बंधना जो उस समय कपड़ा मंगाया जाता था वो अभी स्कार्फ के रूप में यूज़ में लिया जाता है, जिसमें छोटे छोटे से प्रिंट होता है वो, जो कि बहुत ही सुंदर होता है। अब इसके आगे हम जो पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में इस चैप्टर का हाफ जो पोर्शन पढ़ेंगे। आई थिंक ये चैप्टर जो है वो कम से कम 3 या 4 पार्ट में होगा। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से भारत में इंडस्ट्री है, किस तरीके से जो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोप मार्केट। इट इज़ द पेज नंबर 83। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।